इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। 4 लेन टनल के निर्माण से भट्टाकुफर में धंस रही जमीन, प्रशासन को कार्य रोकने के आदेश। यातायात प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एसपी कुल्लू ने दिए सख्त दिशा निर्देश। संजौली मस्जिद मामला 1 दिसंबर को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। जगत सिंह नेगी का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा आपदा के समय केंद्र सरकार हिमाचल से कर रही भेदभाव। सुधीर शर्मा का कांग्रेस पर वार, कहा सरकार के पास न मुद्दा न ही जवाब। तीसरे दिन सदन की शुरुआत से पहले सत्ता विपक्ष आमने सामने, परिसर में हंगामा। चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बदहाल, सुविधाओं पर भड़का हाईकोर्ट। हिमाचल सरकार से जमाबंदी के नए संशोधित प्रारूप को मिली मंजूरी। धर्मशाला में 18 संगठनों का संयुक्त प्रदर्शन, पेंशन और वेतन मुद्दों पर सरकार को चेतावनी। वुमेन प्रीमियर लीग में हिमाचल की 4 खिलाड़ियों पर लगी भारी बोली। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। शिमला के भट्टाकुफर क्षेत्र में जमीन धंसने और भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। 4 लेन परियोजना के तहत निर्माणाधीन ट्विन ट्यूब टनल के नीचे हो रहे भूधंसाव पर भूवैज्ञानिक शाखा की प्रारंभिक रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में टनल की खुदाई और ब्लास्टिंग का प्रभाव भूधंसाव पर पड़ने की आशंका जताई गई है। हालांकि अन्य कारणों की भी संभावना बनी हुई है। रिपोर्ट के आधार पर जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर चल रही सभी निर्माण, खुदाई और ब्लास्टिंग गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले सप्ताह महली ढली रोड पर बड़ा हिस्सा धंसने के बाद भूवैज्ञानिकों ने मौके का निरीक्षण किया था। जांच में सड़क के नीचे गहरा गर्त, चट्टानों में दरारें, पानी का रिसाव और कई घरों में संरचनात्मक क्षति पाई गई थी। विशेषज्ञों ने बताया कि निर्माणाधीन टनल का अक्ष सीधे प्रभावित क्षेत्र के नीचे है, इसलिए निर्माण गतिविधियों का प्रभाव नकारा नहीं जा सकता। भूवैज्ञानिक शाखा ने अब विस्तृत अध्ययन के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भू तकनीकी जांच करवाने की सिफारिश की है। साथ ही निर्माण कर रही कंपनी को भी ब्लास्टिंग अनुमति की अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि टनल निर्माण कार्य तब तक बंद रहेगा जब तक उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जाती। एसपी कुल्लू मदन लाल ने मनाली और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा की। पुलिस थाना मनाली में आयोजित बैठक में एसडीपीओ मनाली केडी शर्मा, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनीष राज और अन्य जांच अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। एसपी ने एसएचओ मनाली को नशा माफिया के खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र में नशे से जुड़े आपराधिक नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इसके अलावा पुलिस थाना मनाली में व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और पत्रकारों के साथ बैठक भी की गई, जिसमें उनकी समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। दौरे के दौरान एसपी ने मनाली से अटल टनल रोहतांग तक यातायात व्यवस्था का स्थल निरीक्षण भी किया। राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद 28 नवंबर को एक बार फिर उभर आया। हिंदू संगठनों की चेतावनी और विरोध के बावजूद मस्जिद में नियमित रूप से नमाज अदा की गई, जिसके चलते इलाके में सुबह से ही भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद में शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी गई। उधर विवाद अब अदालत की चौखट तक पहुँच चुका है। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को अवैध घोषित कर इसे ढहाने के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। वहीं संजौली मस्जिद को लेकर करीब 3 हफ्तों से तनाव जारी है। 14 नवंबर को हिंदू संगठनों ने मस्जिद में लोगों को नमाज अदा करने से रोक दिया था, जिसके कारण लोगों को बिना नमाज लौटना पड़ा। इसके बाद विवाद बढ़ गया और हिंदू संगठनों के 6 सदस्यों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। संघर्ष समिति के पदाधिकारी मदन ठाकुर का कहना है कि वे कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उदासीन है और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। जगत सिंह नेगी का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा आपदा के समय केंद्र सरकार हिमाचल से कर रही है भेदभाव। अभी तक जारी नहीं की गई राहत राशि। सरकार होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आपदा में हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की राहत पैकेज, अब उसका 1 पैसा नहीं आया, इसलिए हम अपना हक के लिए विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार का। पिछले कल आपके खिलाफ भी नारेबाजी की गई थी, आपके व्यवहार को लेकर भी कहा गया। मेरा व्यवहार कोई असंवैधानिक नहीं था, मैं सच बात कह रहा था जो इनको पच नहीं रहा था। देखिए, वर्तमान सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार जो है पूरी तरह से विफल है। जो पहले 5000 करोड़ से ऊपर की राहत आई, उसका तो सरकार के पास हिसाब नहीं। उसमें से भी 278 करोड़ रुपए ही खर्च किया है और सदन की गरिमा को आज इनके विधायकों ने ठेस पहुंचाई है। सदन के अंदर से तख्तियां लेकर के आए, मुख्यमंत्री की गाड़ी में वो तख्तियां आई हैं। हम तो बाहर प्रदर्शन करते हैं, बाहर ही तख्तियां छोड़ जाते हैं।
लेकिन सदन के अंदर ये तख्तियाँ किस तरह पहुँची, ये भी एक गंभीर विषय है। और जब सरकार पूरी तरह से लचर हो, विफल हो, तो अपने विधायकों को ऐसे भेज रही है विपक्ष के प्रदर्शन में। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो विधायक बाहर आए ये भी सोच रहे हों कि अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है तो भाजपा की तरफ चलते हैं। तो ये पूरी तरह से हताशा और निराशा का माहौल जो है पूरे प्रदेश में है, और मुख्यमंत्री जो हैं वो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जो कि जनता की आवाज़ है। ये मेरा आरोप है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन 28 नवंबर सुबह कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच माहौल गर्मा गया। तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में दोनों दलों के विधायक आमने सामने दिखे। भाजपा विधायकों ने जहां कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को लेकर सरकार को घेरा, वहीं सत्ता पक्ष ने केंद्र सरकार पर आर्थिक मदद रोकने का आरोप लगाते हुए भाजपा को निशाने पर लिया। भाजपा विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में तख्तियां उठाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष का कहना है कि मौजूदा सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। ग्रेजुटी, चिकित्सा भत्ता और पेंशन भुगतान में देरी से हजारों कर्मचारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने भी विधानसभा परिसर में नारेबाजी की और केंद्र पर आरोप लगाया कि हिमाचल को आर्थिक सहायता में भेदभाव किया जा रहा है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता रोके जाने से राज्य में विकास कार्य, कर्मचारी संबंधी योजनाएं और पेंशन भुगतान प्रभावित हो रहे हैं। सत्ता पक्ष के नारे साफ तौर पर भाजपा और केंद्र सरकार को निशाने पर लिए हुए थे। सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत जिस तरह आरोप प्रत्यारोप और नारेबाजी से हुई है, उससे साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में सदन का माहौल और गर्म होने वाला है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के चमियाना स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अव्यवस्थाओं और निर्माण कार्य की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्वास्थ्य सचिव व लोक निर्माण विभाग के सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राज्य सरकार अस्पताल को प्रीमियम संस्थान बनाने की तो बात करती है, लेकिन वर्तमान में बुनियादी सुविधाओं की हालत उस दावे से मेल नहीं खाती। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि अस्पताल में पार्किंग की गंभीर कमी है, सड़कें जर्जर है, स्ट्रीट लाइटों का अभाव है, ब्लड स्टोरेज यूनिट उपलब्ध नहीं है और कई आवश्यक ढांचागत सुविधाएं अब भी अधूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि 1.5 साल से लगातार सुधार के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस प्रगति नजर नहीं आती। न्यायालय ने न्याय मित्रों से भी सुधार को लेकर सुझाव मांगे हैं। कोर्ट को ये भी अवगत करवाया गया है कि अस्पताल तक जाने वाली सड़क खस्ताहाल है और बढ़ते ट्रैफिक को संभालने में पूरी तरह अक्षम है। इससे पहले सड़क मरम्मत, सराय भवन निर्माण, बिजली के खंभे हटाने और 3 किलोमीटर मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बिजली के 32 खंभों के स्थानांतरण और भूमि अधिग्रहण मुआवजे की प्रक्रिया भी अब तक लंबित है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जमाबंदी के नए संशोधित प्रारूप को मंजूरी दे दी है, जिसमें QR कोड की सुविधा भी जोड़ी गई है। इस नई व्यवस्था के माध्यम से लोग घर बैठे ही जमाबंदी निकाल सकेंगे और पटवारी के हस्ताक्षर भी अब डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश पंत ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। राजस्व विभाग के अनुसार संशोधित फॉर्मेट को अंतिम रूप देने से पहले 20 अक्टूबर 2025 को राजपत्र के माध्यम से सार्वजनिक किया गया था, ताकि लोग अपने सुझाव या आपत्तियां दे सके। निर्धारित समय में किसी भी व्यक्ति या संस्था की तरफ से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ, जिसके बाद पुरानी अधिसूचना को रद्द करते हुए नया फॉर्मेट हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 47 के तहत लागू कर दिया गया है। धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में 28 नवंबर को विरोध का माहौल दिखाई दिया, जहां 18 अलग अलग कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने एकजुट होकर हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पेंशन, वेतनमान भत्ते और कर्मचारियों से जुड़े लंबित मुद्दों पर सरकार को चेतावनी दी। अगर उनकी मांगों पर तुरंत निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं विधानसभा में भी भाजपा विधायकों ने कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को लेकर सरकार को घेरा। पुरानी पेंशन, मेडिकल रीइंबर्समेंट, नई भर्तियों में पारदर्शिता और वेतनमान समायोजन जैसे मुद्दों को लेकर सभी 18 संगठनों ने सरकार पर वादा न निभाने का आरोप लगाया। नारेबाजी से पूरा मैदान गूंज रहा था और सरकार के खिलाफ रोष स्पष्ट रूप से देखने को मिला। नई दिल्ली में आयोजित वुमेन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन में हिमाचल की 4 महिला क्रिकेटरों को टीमों ने शानदार मौका दिया। शिमला की रेणुका सिंह ठाकुर, तनुजा कंवर और हिमाचल की टीम से खेलने वाली हरलीन देओल पर अच्छी खासी बोली लगी है।
पिछले कई सीजन आरसीबी के लिए खेल चुकी रेणुका सिंह ठाकुर इस बार गुजरात जायंट्स की ओर से मैदान में उतरेगी। गुजरात ने उन्हें 60 लाख रुपए में टीम में शामिल किया है, जबकि उनका बेस प्राइस 40 लाख रुपए था। शिमला की तनुजा कंवर को भी गुजरात की टीम ने 45 लाख रुपए की राशि में टीम में शामिल किया है। तनुजा इससे पहले भी इसी टीम के लिए खेल चुकी है, लेकिन इस बार उन्हें रिलीज किया गया था और उनका बेस प्राइस 45 लाख रुपए था। इसी तरह हिमाचल की महिला टीम की हरलीन देओल इस बार यूपी वॉरियर्स की ओर से खेलेगी। यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 50 लाख रुपए में टीम में शामिल किया है। हरलीन का बेस प्राइस भी 50 लाख रुपए था। इससे पहले हरलीन महिला प्रीमियर लीग के कई सीजन गुजरात के लिए खेल चुकी है। वहीं मंडी की शिवानी को भी गुजरात जायंट्स ने 10 लाख रुपए में खरीदा है।